हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज में एक और टॉपिक ऐड करने के लिए लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है आर्टिकल 20। तो आज का आपका टॉपिक आप नोट करेंगे, आर्टिकल 20। देखिए, इस टॉपिक में आपको तीन बातें जाननी है, बस केवल तीन बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 20 से जुड़ी हुई हैं, और आपका आर्टिकल पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग आपको 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट देखने मिल सकता है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि 10 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है कि आप आर्टिकल 20 के बारे में बताइए स्ट्रेट फॉरवर्ड। या इसमें जो छोटे छोटे पोर्शन हैं, तीन बातें हैं, उनमें से कोई भी एक बात आपको उठा करके पूछ लिया जाएगा। एक शॉर्ट नोट लिखिए आप, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऑलराइट, ये आर्टिकल में तीन बातें हैं, लेकिन इन तीनों बातों में हम कुछ केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इसमें आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, इसमें बात लिखी है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। तो आपको क्या लिखना है यहां पर, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2। यहां पर जो लीगल टर्म है वो है डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट और लास्ट है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आप नोट करेंगे तीनों बातें। ये तीन बातें हैं जिस पर आज हमें डिस्कशन करना है। मैं बोर्ड से कुछ सेकंड्स के लिए हट रही हूं सो दैट कि आप नोट कर पाए। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताने जा रही हूं। तो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ से जुड़ी हुई बातें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। तो यहां आप लिख लीजिए एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। देखिए, एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ किस बारे में बातें करता है। बहुत ही सीधी सी और सिंपल सी बात है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या ऑपरेशन नहीं होगा क्रिमिनल लेजिस्लेशन में। तो आप यहां लिख लीजिए देयर विल बी नो रेट्रोस्पेक्टिव operation, there will be no retrospective operation in criminal legislation, in criminal legislation। अभी देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। there will be no retrospective operation in criminal legislation। criminal legislation यानी कि criminal law। देखो, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, अब तो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तीन तीन न्यू क्रिमिनल लॉ आ गए हैं। कौन कौन सा जरा फटाफट से बताओ। पहले तो हुआ करता था आईपीसी, और इसके अलावा आपका सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सब को रिप्लेस कर दिया है। अभी ये तीनों तो हट गए हैं, लेकिन आईपीसी के बिहाफ पर कौन आया है, सीआरपीसी के बिहाफ पर कौन आया है। आईपीसी के बिहाफ पर आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी के बिहाफ पर आया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट के बिहाफ पर आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको बीएस बोलते हैं या बीएसए भी बोल सकते हैं आप। अधिनियम अगर लगेगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। ओके, सुनाओ, ये हमारे ओल्ड लॉ थे, ये सब हमारे क्या थे, ओल्ड लॉ।
ओल्ड क्रिमिनल लॉज, ठीक है जी। और ये हमारे क्या है, ये तीनों हमारे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। ऑल राइट, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को ये क्लैरिटी हो, दैट इज द रीजन कि मैं यहां पर ये सब डिस्क्राइब कर रही हूं, ठीक है। तो क्रिमिनल लेजिस्लेशन हमें ये पता लग गया है कि भाई ओल्ड क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो थे वो तो अब हट गए हैं, उनको रिप्लेस किया है नए क्रिमिनल लॉज ने। जो 3 क्रिमिनल लॉ हमारे नए आए, इस बारे में मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूं, लेकिन जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बातें क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो इन क्रिमिनल लॉज के अंदर में कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज है 3 जुलाई, 3 जुलाई, 3 जुलाई को किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, 3 जुलाई को किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया, तो उस वक्त जो भी पनिशमेंट होगा वही पनिशमेंट उसको दिया जाएगा, कोई एनहांस्ड पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 3 जुलाई को कोई ऑफेंस कमिट किया मिस्टर एक्स ने, मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूं बहुत अच्छे तरीके से। मिस्टर एक्स ने 3 जुलाई को एक ऑफेंस कमिट किया, बहुत ही संगीन अपराध था, हीनियस क्राइम कमिट किया। उसका पनिशमेंट मान लीजिए, पनिशमेंट यहां पर था 10 साल, 10 ईयर्स। बहुत सिंपल वे में समझा रही हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल और सीधे शब्दों में सब आपको समझा रही हूं कि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो आप नहीं भूलेंगे एग्जाम तक, इसको एग्जाम तक क्या लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। देखो, मिस्टर एक्स ने 3 जुलाई को ऑफेंस कमिट किया और उसके लिए, उस ऑफेंस के लिए, पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट था वो था 10 साल, 10 ईयर्स का, ठीक है। अभी हुआ क्या कि क्रिमिनल लॉज के अंदर में अमेंडमेंट आया, चेंजेस आए, अमेंडमेंट आपको पता है बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आया और पनिशमेंट को एनहांस कर दिया गया। यहां मैं लॉ में चेंजेस की बात कर रही हूं, पनिशमेंट को एनहांस कर दिया, एनहांस कर दिया, ठीक है। उस क्राइम के लिए, जो क्राइम मिस्टर एक्स ने किया था, जो क्राइम मिस्टर एक्स ने किया था, उसी तरीके के क्राइम को लेकर के पनिशमेंट में एनहांसमेंट हो गया। अब मुझे ये बताइए, क्या मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स अक्यूज्ड है, अब क्या मिस्टर एक्स ने जो ऑफेंस कमिट किया था, उस ऑफेंस के लिए उसको एनहांस्ड पनिशमेंट दी जा सकती है? पनिशमेंट एनहांस्ड हो गई है और इस पनिशमेंट को एनहांस करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में इन्होंने बदल दिया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बदल दिया। मिस्टर एक्स के लिए नहीं, सभी के लिए जो लोग ऐसा क्राइम करेंगे, हीनियस क्राइम, ठीक है, सीरियस क्राइम, कोई भी क्राइम हो सकता है, हीनियस क्राइम होगा तो उसके लिए हम 10 साल की पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट में तब्दील कर रहे हैं। अब ये अमेंडमेंट आ गया है लॉ के अंदर में, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स की बेचारे की क्या गलती है बताओ? 3 जुलाई को उसने ऑफेंस कमिट किया था, हालांकि वो ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज्ड है, अपराधी है वो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या उसके अक्यूज्ड होने के बावजूद भी उसके ऊपर में एनहांस्ड पनिशमेंट लागू हो सकती है? नहीं, द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस वक्त ऑफेंस कमिट किया है उस वक्त जितनी पनिशमेंट होगी उतनी पनिशमेंट ही उसको दी जाएगी। नई अमेंडमेंट के लिए कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का प्रावधान कहता है। बात समझ आ गई? उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अभी मुझे ये बताओ कि एनहांस्ड पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन क्या लेसर पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि लॉ ने तो बात की है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का जो प्रोविजन है उसने ये कहा कि भाई आप रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्रिमिनल लेजिस्लेशन में नहीं ला सकते हो और एनहांस्ड पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, लेकिन लेसर पनिशमेंट अगर हुई, 10 साल को अगर 7 साल कर दिया, मान लीजिए चेंजेस करके 10 साल को 7 ईयर्स कर दिया, तो क्या कोर्ट चाहे तो 10 साल की बजाय मिस्टर एक्स को
7 साल वाली पनिशमेंट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 का जो प्रोविजन है वो एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए मना करता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए मना करता है, लेकिन 10 साल वाली पनिशमेंट को 7 साल कर रहे हो कम करके, तो ये तो लेसर हुआ। और लॉ सिर्फ एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए मना करता है, लेसर पनिशमेंट के लिए मना नहीं करता। मतलब अगर अक्यूज्ड को 10 साल की बजाय कोर्ट 7 साल का पनिशमेंट देता है, इंप्रिजनमेंट देता है, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनहांस्ड पनिशमेंट मना है, लेसर पनिशमेंट बिल्कुल भी मना नहीं है किसी भी सूरत में। तो मिस्टर एक्स को अगर कोर्ट चाहे तो 10 साल की सजा के बजाय कौन सी पनिशमेंट दे सकता है? 7 साल की सजा, क्योंकि ये लेसर पनिशमेंट है। बात समझ आती है? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं बोर्ड से कुछ सेकंड्स के लिए हट रही हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का जो प्रोविजन था उसको हमने इस तरीके से कवर किया है। ऑल राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बता दो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने बहुत ही सीधे शब्दों में समझाने की आपको कोशिश की है, तो उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों को या मैक्सिमम लोगों को समझ आ गया होगा। ऑल राइट, ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2। तो यहां हेडिंग डाल लीजिए डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए 2 बार, 2 टाइम्स प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, ना ही पनिश किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहां आप लिख लीजिए नो पर्सन shall be punished twice for same offense। ऑफेंस सेम होना चाहिए भाई, फॉर सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए आप एक पर्सन को एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते हो। ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, ठीक है। नो पर्सन शेल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस। एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, उसको उस ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिल सकता है। आप चाहेंगे कि उस पर्सन को आप फिर दोबारा से प्रोसिक्यूट करें, कॉन्विक्ट करवाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां कुछ कंडीशंस हैं। पर्सन जो है उसने ऑफेंस कमिट किया हो, पर्सन अक्यूज्ड फॉर ऑफेंस, पर्सन अक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस, ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड हो। इसके अलावा सेम ऑफेंस के लिए प्रोसीडिंग्स लगा रहे हो, सेम ऑफेंस हो, जब दूसरी बार फिर से उसका ट्रायल शुरू कर रहे हो, ठीक है, तभी डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा ना, ठीक है। ओके, पर्सन अक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस, सेम ऑफेंस, प्रोसिक्यूट हुआ हो, प्रोसिक्यूशन हुआ हो, प्रोसिक्यूटेड लिख लीजिए, और कॉन्विक्टेड, सजा भी मिल गई हो, यानी कि पनिश्ड, पनिश्ड, ठीक है। तो डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो जाएगा और बोलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन पहले ही एक इस सेम ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड था, जिसके लिए इसका प्रोसिक्यूशन हुआ था और इसको पनिश भी किया गया था, तो दोबारा हम इसको नहीं ला सकते हैं। इस पर एक लीगल मैक्सिम है, मैं लीगल मैक्सिम आपको बता देती हूं। नेमो डेबिट, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, इसका मतलब है कि एक पर्सन को आप 2 बार पनिश नहीं कर सकती हैं, सिंपल शब्दों में, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज भी है बट जरूरत नहीं है उसकी, आप इतना लिख देंगे तो भी काफी हो जाएगा। ऑलराइट,
सो नेमो डेबिट बिस विक्सारी, दिस इज द लीगल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम है, ये आपको एग्जाम में लिखनी है अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो। ऑलराइट, इसमें एक केस लॉ है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक केस लॉ है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में क्या जजमेंट आया था समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। केस का जो जजमेंट था, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये कहा था कि जो कस्टम अथॉरिटी है, जो कस्टम अथॉरिटी है वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा था, कस्टम अथॉरिटी इज नॉट कोर्ट, कस्टम अथॉरिटी इज नॉट कोर्ट। कस्टम अथॉरिटी कोर्ट नहीं है, तो जो डिसीजन कस्टम अथॉरिटी ने दिया है वो डिसीजन कोर्ट का डिसीजन नहीं माना जाएगा। बात समझ आती है? तो यहां पर जो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट की बात की जा रही है वो कोर्ट ने या फिर किसी जुडिशियल ट्राइब्यूनल ने दिया हो, ना कि ऐसी अथॉरिटी ने जो कि कोर्ट की डेफिनेशन में आती ही नहीं है। और कस्टम अथॉरिटी जो है वो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आती, हेंस यहां पर जो प्रोविजंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं डबल जियोपार्डी के, वो सीधा सीधा अट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ आती है? क्लियर है? तो कोर्ट हेल्ड दैट कस्टम अथॉरिटी इज नॉट कोर्ट, कस्टम अथॉरिटी कोर्ट नहीं है क्योंकि ये डिसीजन कोर्ट ने नहीं दिया, ना ही किसी जुडिशियल ट्राइब्यूनल ने दिया है। तो जुडिशियल ट्राइब्यूनल या कोई कोर्ट देगा डिसीजन तो ही हम इसको मानेंगे कि हाँ कोर्ट का डिसीजन है, और फिर हम उस पर्सन को प्रोसिक्यूट या फिर पनिश नहीं करेंगे दोबारा। राइट? तो कस्टम अथॉरिटी ने दिया है तो उसको हम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानेंगे। ऑलराइट, सो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट यहां पर अकॉर्डिंगली आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहां अट्रैक्ट हो जाएगा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 अट्रैक्ट हो जाए। ऑलराइट, अभी अगर बात करें कि एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, एक ही ऑफेंस डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में फॉल कर रहा है, डिफरेंट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ रही है उस ऑफेंस के ऊपर, तो क्या यहां पर डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर वही ऑफेंस अलग अलग एक्ट के अंदर में, एक ऑफेंस अलग अलग एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट बताता है और हर जगह वो अलग ऑफेंस के रूप में देखा जा रहा है। तो इस केस में क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आप यहां लिख लीजिए, डिफरेंट एक्ट का अगर मैटर आता है, अलग अलग एक्ट में अगर पनिशमेंट है उस ऑफेंस के लिए, तो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट यहां पर दी जाए, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट यहां दिया जाएगा। ऑलराइट, उम्मीद है समझ आया होगा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2। ऑलराइट, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इससे पहले आप लोग स्क्रीन पर जो भी लिखा है उसको देख लीजिए। ओके, सो दिस वाज आवर डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। तो आप यहां लिख लीजिए आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। क्या है ये आर्टिकल? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? किसी भी अक्यूज्ड को उसके खुद के ही अगेंस्ट विटनेस के लिए नहीं कहा जा सकता। राइट? सो नो पर्सन who is accused for an offense, who is accused for an
ऑफेंस shall be compel to be witness shall compel to be witness against himself. अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसने ऑफेंस कमिट किया उसी को ही बोला जा रहा है कि तुम अपने अगेंस्ट में विटनेस बन जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो अक्यूज्ड है। नो पर्सन हु इज अक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस शैल कंपेल टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता है। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल बोलता है, जो कि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में दिया गया है। अभी यहां पर बातें आती हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन अक्यूज्ड को दिया गया है। देखो स्पेसिफिकली यहां पर लिखा है अक्यूज्ड। ये प्रोटेक्शन सिर्फ अक्यूज्ड को दिया गया है। क्या ये प्रोटेक्शन विटनेस के लिए भी है? नहीं, विटनेस के लिए ये प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहां स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया गया है? अक्यूज्ड। यहां कहा गया कि अक्यूज्ड जिसने ऑफेंस किया उसको ये प्रोटेक्शन मिलेगा कि उसको खुद को अपने अगेंस्ट में विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन विटनेस के लिए ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। विटनेस को जो भी पता है उसको सब कुछ कोर्ट को बताना होगा, तो विटनेस के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। यहां आप लिख लीजिए, विटनेस के लिए, फॉर विटनेस आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। लिख करके क्रॉस कर दीजिए, पता लग जाएगा कि प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है विटनेस के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट किया गया है कि आपको आपके ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो विटनेस है उसको ये प्रोटेक्शन हम नहीं देते हैं। विटनेस की ये जिम्मेदारी है कि जो भी उसको पता है वो सब कुछ सही सही वो किसको आकर के बताएगा? कोर्ट को आकर के बताएगा, ताकि कोर्ट जो है वो एंड ऑफ जस्टिस तक आ पाए। ऑलराइट, सो यहां पर अभी हमारे पास इसमें एक केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। थोड़ा और इसमें डिस्कशन है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस है, केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दिस वाज द केस। इस केस में क्या जजमेंट आया था? इस केस में कोर्ट ने कहा था, कोर्ट हेल्ड दैट ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी टेस्ट, कुछ टेस्ट है मैं लिख रही हूं यहां पर, आपको लिखना पड़ेगा। ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक टेस्ट, यहां पर टेस्टिमोनियल कंपल्शन होता है। तो यहां आप लिख लीजिए, यहां पर टेस्टिमोनियल कंपल्शन है। टेस्टिमोनियल कंपल्शन यहां टेस्टिमोनियल कंपल्शन है, ये वर्ड लिखना पड़ेगा तो याद रखिएगा। टेस्टिमोनियल कंपल्शन है इन तीनों केसेस में। इस तरीके के एक्सेट्रा कोई और टेस्ट भी हो सकते हैं, ये तो हमने एग्जांपल ले लिया। ब्रेन मैपिंग वगैरह होता है ना, नार्को एनालिसिस होते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कुछ टेस्ट करते हैं उसमें। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर कि सच में ये पर्सन सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, तो ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन है। इस तरीके का अगर कोई भी टेस्ट होता है तो क्या इस टेस्ट में आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में दी गई प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी? आंसर इज यस। तो आप यहां लिख लीजिए, इन दीज टेस्ट, अगर इस तरीके के टेस्ट होते हैं, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये जजमेंट आया था कि टेस्टिमोनियल कंपल्शन होगा तो प्रोटेक्शन अवेलेबल
प्रोटेक्शन मिल जाएगी, प्रोटेक्शन अट्रैक्ट्स, प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पर्सन प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। तो प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ये डिसीजन आया कि भाई देखो ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफिक टेस्ट है या फिर नार्को एनालिसिस है, जिसमें ये चेक करते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इस तरीके का टेस्ट अगर है तो ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन है। और अगर ऐसा होता है तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर में हम जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं अक्यूज्ड को वो अट्रैक्ट हो जाएंगी और प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएंगी अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के हिसाब से। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोविजन क्लियर हुए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा मौका दे रही हूं कि आप नोट कर पाए। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं स्क्रीन से साइड पे हूं सो दैट आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो। यहां सेल्फ इंक्रिमिनेशन के प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, इसके अलावा हमने मकबूल हुसैन का केस डिस्कस किया था जिसमें कस्टम अथॉरिटी ने डिसीजन दिया था, वो कोर्ट का डिसीजन नहीं था। ठीक है, तो आर्टिकल 22 के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है या नहीं दिया। कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो ही डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया तो फिर डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक्सपोज फैक्टो लॉ, यहां मैंने क्लियरली एक एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरे तरीके से समझाया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो लॉ पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनकी आपके एक शेयर करने से मदद हो जाए। तो आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके बताए गए टॉपिक पर मैं वीडियो क्रिएट करने का पूरा जल्द से जल्द ट्राई करूं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।